हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी लोग। हेलो हेलो शाहिद, हेलो। आज की क्लास है अनएम्प्लॉयमेंट पर। आज की क्लास आप सभी के ऊपर है, बेरोजगारी पर। आज का टॉपिक है अनएम्प्लॉयमेंट। अर्थव्यवस्था पढ़ रहे हो, इकोनॉमी, उसमें आज का टॉपिक है अनएम्प्लॉयमेंट। हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपनी क्लास में। सभी को गुड मॉर्निंग, सभी को गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। बस मैंने स्टार्ट किया। गुड मॉर्निंग एवरीवन, गुड मॉर्निंग। बस जस्ट स्टार्ट हुआ है मेरे भाई, जस्ट स्टार्ट किया है। तो आज का टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सर बहुत फास्ट नहीं। हेलो एवरीवन, हेलो एवरीवन, हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। 9:01 हो गया है। आवाज आ रही है? हाँ, कल भी है। लव यू सर, बहुत बढ़िया। चलो तो स्टार्ट करें आज का टॉपिक। आज का टॉपिक है अनएम्प्लॉयमेंट। गुड मॉर्निंग टू एवरीवन, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। चलिए सर, आप बहुत अच्छा बोलते हैं। चलिए, हाँ कल भी क्लास है, कल भी क्लास है। जो क्लास पोस्टपोन की थी वो सारी क्लास है, ठीक है। तो आज का टॉपिक है अनएम्प्लॉयमेंट यानी बेरोजगारी। तो बेटा अगर अनएम्प्लॉयमेंट को कहा जाए तो आप अनएम्प्लॉयमेंट को कैसे बताओगे कि बेरोजगारी क्या है। अगर कहा जाए कि बेरोजगारी क्या है, व्हाट इज अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी क्या है, आप बताना चाहो बेरोजगारी क्या है तो कैसे बता सकते हो, कैसे बताओ कि बेरोजगारी क्या है ना। गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। देखो अनएम्प्लॉयमेंट एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, लेकिन अनएम्प्लॉयमेंट की जगह हमें दो बातें समझनी होंगी। अनएम्प्लॉयमेंट क्या है? हाँ ठीक है, ठीक, बिल्कुल 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 ठीक। जब तुम लोग बोलते हो तभी मैं आगे बढ़ता हूं, जब आप लोग बोलते हो तभी मैं आगे बढ़ता हूं। ज्योग्राफी की क्लास इसके बाद होगी, इकोनॉमी पढ़ाने के बाद, ठीक है। तो अगर अनएम्प्लॉयमेंट को कहा जाए तो अनएम्प्लॉयमेंट एक ऐसी सिचुएशन होती है जिसमें हम लोग काम करना चाहते हैं बट हमारे पास काम की उपलब्धता नहीं होती। यानी कि हमारे हम जॉब करना चाहते हैं बट वी हैव नो जॉब, हमारे पास काम नहीं होता है। दैट इज कॉल्ड अनएम्प्लॉयमेंट। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? बेरोजगारी बोलते हैं। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? बेरोजगारी बोलते हैं, है ना। लिखेगा बेरोजगारी वह स्थिति है जिसमें कोई व्यक्ति जो काम करने योग्य है परंतु उसको चाह कर भी काम नहीं मिलता, चाह कर भी काम नहीं मिलता, उस स्थिति को बेरोजगारी कहते हैं। सिंपल बात है, उस स्थिति को क्या बोलते हैं? बेरोजगारी कहते हैं, है ना। देखो यहाँ दो बातें यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट हैं। यहाँ जो मैंने बातें बोली इसमें दो बातें बहुत इंपॉर्टेंट है कि कोई व्यक्ति जो काम करने के योग्य है ना। ऐसा नहीं कि आप काम करने के योग्य नहीं, जैसे ठीक है तब आपको काम नहीं मिलेगा। आप काम करने के योग्य हैं और आप चाहते हैं काम करना, दो चीजें हैं। अभी आपको ये मैं क्लियर करूंगा कि आप काम करने के योग्य भी हैं। जैसे आप क्वालिफाइड कैंडिडेट हैं, जैसे मान लो आपने PhD कर ली, ठीक है, आपने पढ़ाई लिखाई कर ली है ना, और चाहते भी आपको काम मिल जाए, लेकिन उस स्थिति में भी आपको काम नहीं मिलता है, आपको काम नहीं मिलता है
है ना, उस स्थिति में भी आपको काम नहीं मिलता है तो उसे क्या बोला जाएगा, उसे बेरोजगारी बोला जाएगा, एकदम क्लियरली, है ना। तो आप इंग्लिश में लिखिएगा अनएम्प्लॉयमेंट रिफर्स टू, इसको नोट करिए, लिखिए अनएम्प्लॉयमेंट refers to unemployment refers to situation when a person willing a work but he has no job opportunity। अब जैसे इस समय आपकी बिहार सरकार है जहां सबसे ज्यादा बेरोजगारी रहती थी, उसने सबसे ज्यादा रोजगार देने का काम किया है। ठीक है, क्लियर है, ये क्लियर है, इतना बेरोजगारी आपको क्लियर हो गया बेटा? किसी को बेरोजगारी ना समझ में आया हो तो बताइए। ओके 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 भाई, ओके, चैट प्राइवेट कर दूं? तुम चैट पर क्यों ध्यान देते हो, अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो भाई। क्लियर है बेटा, क्लियर है, जल्दी से बताइएगा। इससे क्वेश्चन मैं आगे क्वेश्चन भी करवाऊंगा, ठीक है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसमें और क्या चीज शामिल होती है, लिखेगा इसके अंतर्गत 15 से 59 साल के लोगों को शामिल किया जाता है। ये डेटा याद रखिएगा, 15 से 59 साल वाला, ये डेटा आपको याद रहना चाहिए। मतलब कामगार किसको माना जाता है, जो 15 से 59 साल का। ठीक है बेटा, लिखते चलो समय पर, वरना फिर एक ही बात को हम घुमा फिरा के करते रहेंगे, कोर्स कैसे कंप्लीट होगा। है ना, याद रखेगा। 8 बजे वाली क्लास का मुझे नहीं पता बेटा, इस क्लास का मैं जो मैं पढ़ाने आया हूं उसको मैं बता सकता हूं। ठीक है, इतना क्लियर है बेटा? हो गया बेटा? एक बार पीछे कर दिया। चलिए, तो 15 से 59 साल तक के लोगों को इसके अंतर्गत रखा जाता। अब एक इंटरेस्टिंग चीज क्या है, अब हम लोग यहां समझेंगे कि कॉज और अनएम्प्लॉयमेंट क्या है। ठीक है, बेरोजगारी के क्या कारण है। ठीक है, चलिए बात करते हैं बहुत इंपॉर्टेंट चीज पर कि बेरोजगारी के क्या कारण है। बेरोजगारी के क्या कारण है, अब ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। मेन फैक्टर ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, मेन फैक्टर ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी के क्या कारण हैं। बेटा बुक का मुझे नहीं पता, बुक का मुझे नहीं पता, वहां से ही पता चलेगा, मैं मुझे पढ़ाने के लिए बोला गया है। ठीक है सर, हिस्ट्री भी आप ही पढ़ा दीजिए। नहीं बेटा, जो मुझे पढ़ाने के लिए बोला गया है वही मैं पढ़ा सकता हूं। ठीक है, अब देखिए क्या क्या फैक्टर हैं बेरोजगारी के। ठीक है, तो सबसे पहला फैक्टर आप क्या समझ में आता है यार कि क्या बेरोजगारी का होगा। सबसे पहला है दक्ष श्रम का भाव, दक्ष श्रम का भाव, स्किल्ड, लैक ऑफ स्किल्ड लेबर, दक्ष श्रम का भाव। हमारे देश में स्किल्ड लेबर बहुत कम है, लैक ऑफ स्किल्ड लेबर। लैक ऑफ स्किल्ड लेबर,
लैक ऑफ स्किल्ड लेबर, दक्ष श्रम। अब मैं यहाँ एक बात समझिएगा, एक चीज यहाँ समझिएगा, दक्ष श्रम क्या होता है? ऐसा काम जिसमें तुम करने में माहिर हो, ऐसा काम जो तुम करने में कोई भी बंदा माहिर हो, उसे बोलते हैं दक्ष श्रम। जैसे मैं पढ़ाने में माहिर हूं, तो मैं बहुत अच्छा ड्राइवर हो सकता ना हूं, मैं बहुत अच्छा जो है मोची ना बनूं, मैं बहुत अच्छा जो है साइंटिस्ट ना बनूं, तो मेरा काम क्या है? मेरा काम है पढ़ाने का, है ना, प्रणाम, ठीक है, मेरा काम क्या है? मैं पढ़ा सकता हूं ठीक से, है ना। तो लैक ऑफ स्किल्ड लेबर, यानी कि अब देखो हमारे यहाँ मैंने इसी टॉपिक पर पीएचडी करी है, मैं सोशियोलॉजी में पीएचडी हूं, ठीक है, हाँ मैं ही पढ़ाऊंगा, ठीक है। अब यहां पर क्या कि जैसे भारत में 5.6% लोग स्किल्ड लेबर है, नोट करिएगा। और अगर आप बात करो साउथ कोरिया की, दक्षिण कोरिया की आप बात करो बेटा, तो वहां 96% लोग स्किल्ड लेबर हैं। अगर आप जापान की बात करो तो जापान में 82% लोग स्किल्ड लेबर हैं, है ना। और हमारे यहाँ कितने हैं? भारत में 5.6%। तो हमारे यहाँ बेचारे बीए में करके फिर बाद में उनकी हालत खराब हो जाती है, तो इतना कम है, ठीक है, याद रखिएगा इतना कम है ना। एक तो ये चीज, दूसरी चीज क्या है? दूसरी चीज अगर बात करोगे तो लो एजुकेशन लेवल, लो एजुकेशन लेवल, है ना, शिक्षा का निम्न स्तर, शिक्षा का निम्न स्तर। अब जैसे आप मान लो बिहार की बात करो, पता लगा बिहार में जो है 4-4, 5-5 साल में शिक्षा मिलती है, पता लगा बीए की डिग्री 3 नहीं 5 साल में हो रही है। तो यार जब स्किल्ड डिग्री नहीं मिलेगी तो बच्चा कैसे जॉब पाएगा? 3 साल की डिग्री 5 साल में पा रहा है बिहार में, ठीक है। तो ये सारी दिक्कतें आएंगी कि नहीं आएंगी, आप लोग बोलो, है ना। तो शिक्षा का निम्न स्तर है हमारे यहाँ पर। क्या है? जैसे हमारे यहाँ साइंस का एजुकेशन कम है, हमारे यहाँ महिलाओं को कम शिक्षा मिलती है, हमारे यहाँ महिलाओं की जल्दी शादी हो जाती है, या लड़कों को भी जो शादी हो, लड़कों को भी जो एजुकेशन मिलता है वो कहेंगे बीए कर लो, टीचर क्लास में कभी पढ़ाने नहीं आ रहा, कहेंगे ये जो है ना। तो ये सारी जो चीजें हैं वो दिखाई देने लग जाती है, यानी कि हमारे जो है क्वालिटी एजुकेशन नहीं मिलता। तुम हिस्ट्री, ज्योग्राफी, साइंस सब कुछ पढ़ डालो और उसके बाद क्या होता है? उसके बाद होता क्या है बच्चा? उसके बाद किसी भी चीज में, ठीक है, उस सारी चीज में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आने लगती है। बेटा बार बार रिवीजन करना पड़ेगा तब याद होगा, कोई इसके लिए जो है प्रॉब्लम नहीं है ना। तीसरी चीज, तीसरा क्या है? व्यावसायिक शिक्षा का भाव, व्यावसायिक शिक्षा का भाव, व्यावसायिक शिक्षा का भाव है। व्यावसायिक शिक्षा का भाव का क्या मतलब है? ऑक्यूपेशनल एजुकेशन नहीं है कि कोई बंदा कुछ सीख पाए। जैसे आईटीआई में बहुत सारी चीजें सिखाई जाती हैं, ठीक है, ये सारी चीजें नहीं दिखाई दे रही, ठीक है। वहां पर एक तो तुम लोग तफरी ज्यादा करते हो, पढ़ते कम हो, फिर रिजल्ट आएगा तो तफरी में दिक्कत आ जाएगी। इसलिए पढ़ाई के समय पढ़ाई करो बेटा, अमृत बाबू, ठीक है, पढ़ाई करो। अतीक राज बादल, उस समय बादल ताकोगे फिर बेटा, इसलिए पढ़ाई करो, ठीक है। तो व्यावसायिक शिक्षा का भाव होता है। व्यावसायिक शिक्षा का मतलब क्या है? ऑक्यूपेशनल एजुकेशन, ऑक्यूपेशनल एजुकेशन यानी कि जैसे ट्रेनिंग वाली चीज है, जैसे कोई प्लम्बर बन गया, कोई धोबी कोई बहुत अच्छा जो है एसी ठीक करने वाला बन गया, कोई बहुत अच्छा दर्जी बन गया, उस तरीके की व्यावसायिक शिक्षा का अभाव है, इसलिए ट्रेनिंग नहीं होती। अब आप जो लोग सोचो, जो ऐसे लोग जो लोग साइंस पढ़े हैं वो कितनी बार लेबोरेटरी में उनको जाने दिया जाता है ना? नहीं, बिल्कुल नहीं जाने दिया जाता, उससे बहुत ज्यादा दिक्कत आती है। ज्योग्राफी की क्लास अभी नहीं होगी, बाद में होगी, पहले इकोनॉमिक्स पढ़ा लूंगा फिर होगी। चलो एक एक पढ़ो बेटा, एक साधे सब साधे सब जाए, है ना। और क्या है? परंपरागत कृषि। हमारे यहाँ क्या होता है? हमारे यहाँ परंपरागत कृषि है, ट्रेडिशनल एग्रीकल्चर है, ट्रेडिशनल एग्रीकल्चर है। ट्रेडिशनल एग्रीकल्चर का क्या मतलब होता है? एग्रीकल्चर है। ट्रेडिशनल एग्रीकल्चर का क्या मतलब होता है कि हमारे वहीं बस वही धान, गेहूं, है ना, सरसों तक सीमित रहते हैं।
हमारे यहाँ व्यवसायिक कृषि भी नहीं होती, तो जाहिर सी बात है इसमें जो है, इसमें तो आदमी क्या होता है, बहुत बुरी तरीके से स्थिति उसकी होती है, उसमें तो बहुत ज्यादा खराब स्थिति होती है ना। तो परंपरागत कृषि में जॉब की जो संभावना होती है किसान के सामने, किसान के बेटे के सामने कितनी कम होती है भाई। आप सभी के फादर, ठीक, आप सभी के फादर जो है वो कितना ज्यादा जो है खेती अगर करते हैं तो उनको कहां मिल पाता, लिखेगा किसान का के घर में कार्य का परंपरागत तरीका ही देखने को मिलता है। उसमें नवीनता का अभाव होता है, यानी नए तरीके से अगर खेती करने के लिए बोलो तो नहीं करते हैं, नवीनता का अभाव होता है। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि उनको कोई ट्रेनिंग, कोई उनको इसके बारे में प्रशिक्षण देने वाला कोई नहीं होता है ना। अगला पॉइंट, तीव्र बढ़ती हुई जनसंख्या। तीव्र बढ़ती जनसंख्या, अब हम लोग क्या है, जनसंख्या में क्या है, नंबर 1 पर है, नंबर 1 है जनसंख्या के मामले में, है ना। रैपिड पॉपुलेशन ग्रोथ, है ना। जनसंख्या के मामले में हम लोग क्या है, दुनिया में नंबर 1 पर है ना, नंबर 1 पर हो गए। लेकिन हमारे यहाँ 67% लोग ऐसे हैं जो इस समय युवा हैं। लेकिन इन 67% में आप लोग बताओ कितने परसेंट लड़का है, कितने परसेंट लोग हैं जो स्किल्ड हैं, जो कोई ना कोई काम जानते हैं, है ना। कोई ना, ऐसे बताओ 67% में कितने परसेंट लोग हैं जो कोई ना कोई काम स्किल्ड लेबर का जानते हैं। मुश्किल से 1%, 2%, 3%, इससे ज्यादा आपको स्किल्ड काम वाले नहीं मिलेंगे। सब वही ट्रेडिशनल तरीके की पढ़ाई लिखाई, ट्रेडिशनल तरीके की जीवन शैली। इसीलिए छोटे छोटे देश बहुत ज्यादा प्रगति करते हैं और हमारे देश में बहुत खराब स्थिति है ना। बिल्कुल प्रशांत, एकदम आपने सही कहा, है ना, एकदम आपने सही कहा, है ना। सुजीत, रजनीश, तो सभी लोगों को नमस्कार, ठीक है। तो ये सारी दिक्कत होती कि नहीं होती, आप लोग बताओ। जनसंख्या बढ़ रही है और इसके लिए क्या है, संसाधन नहीं बढ़ रहे हैं, है ना। सुविधाएं नहीं बढ़ रही हैं, सुविधाओं का अभाव है, सिर्फ जनसंख्या बढ़ रही है। जितने लोग आप लोग साइंस के एजुकेशन पढ़े हो, आप लोग बताओ कि कितने लोगों को वहां जब आप पढ़ने गए होगे सरकारी स्कूल में, लैब में कभी ले जाया गया है? किसी को लैब में ले जाया गया, कोई बता सकता है? ले जाया गया? कभी नहीं ले जाया गया होगा। इसीलिए तो जब जाएगा नहीं बच्चा तो सीखेगा क्या, है ना, सीखेगा क्या। अगला है विश्व बाजार में उठापटक, स्लो डाउन इन ग्लोबल मार्केट। स्लो डाउन इन ग्लोबल मार्केट, है ना। अभी देखो, अभी जब कोरोना आया था, जब कोरोना था तो कितने लोगों की नौकरी चली गई। कोरोना को छोड़ो, कोरोना के कारण नौकरी गई, जॉब गई लोगों की, बेरोजगारी बहुत तेजी के साथ बढ़ी थी कि नहीं बढ़ी थी। यूपी बिहार वाले तो सबसे ज्यादा इससे परेशान होते हैं बेचारे। उसके बाद आप बात कर लो, रूस यूक्रेन का युद्ध चल रहा है, रूस यूक्रेन का युद्ध चल रहा है, उससे कितने ज्यादा लोगों को दिक्कत हुई। क्योंकि जहां माल बनता है अगर वहां नहीं बनेगा तो बहुत ज्यादा दिक्कत आएगी, तो वहां बहुत ज्यादा दिक्कत आएगी, है ना। बैक करूं, जल्दी लिख लिया करो आप लोग, वरना पूरा नहीं हो पाएगा यार, है ना। तो वहां बहुत ज्यादा दिक्कत होती है, ये चीज आपको याद रहनी चाहिए। फिर अगर हम आगे बात करें तो ये जो सारी चीजें हैं, तो क्या होता है जब एक देश से दूसरे देश में माल नहीं जा पाएगा तो सप्लाई नहीं होगी, सप्लाई नहीं होगी तो लोगों को जॉब नहीं मिलेगी। कह रही बबली, कह रही 2010 में गई थी बट सफाई करने, है ना। अगला है
राजनीतिक इच्छा शक्ति की कमी, यह भी बहुत बड़ा फैक्टर है। अब जैसे इसमें बात को ली जाए तो हमारे देश के प्रधानमंत्री ने कहा था कि 2 करोड़ जॉब है ना, तो 2 करोड़ जॉब बोला गया कि हम देंगे। अब इस समय वर्तमान में भारत में एकमात्र सरकार है बिहार में, हाँ पीडीएफ डेली डालता हूं, बिहार में हर इतनी ज्यादा जॉब मिल रही कि भारत में नंबर 1 जॉब इसमें देने वाला राज्य बिहार है। इसके अलावा कोई ऐसा राज्य है, ठीक है, ये इकोनॉमिक्स क्लास है, ऐसा कोई राज्य है जो इस तरीके से नौकरी दे रहा है? ऐसा कोई राज्य है जो इस तरीके से नौकरी दे रहा है? तो राजनीतिक इच्छा शक्ति अगर अच्छी हो तो राजनेता अपने लिए तो सारी सुविधाएं कर लेता है, अपने लिए उसकी सारी सुविधाएं हैं, लेकिन क्या ऐसा कोई काम करता है जिससे ज्यादा से ज्यादा लोगों को काम करे? अपने लिए वो सारी सुविधा करके रखता है, लेकिन क्या जनता के लिए उतना ध्यान देता है? बल्कि और क्या कर रहे हैं, प्राइवेटाइजेशन कर रहे हैं। मशीनीकरण तेजी के साथ बढ़ रहा है, मशीनीकरण बढ़ रहा है, तो ये जो मजदूर है इसको कहां जाएगा बेचारा? मजदूर के हाथ से तो नौकरी चली जाएगी ना, मजदूर के हाथ से जॉब चली जाएगी कि नहीं जाएगी? बताओ, मशीनीकरण से, ऑटोमेशन से। है ना? बिल्कुल सही है कि नहीं सही है? बताओ आप लोग। भैया पढ़ाई करो, तुम लोग तो पॉलिटिक्स में तुरंत आ जाते हो तुम लोग तो तुरंत पॉलिटिक्स में उतर आते हो भैया। बाप रे, चलो ठीक है, क्लियर हो गया। आगे बात करते हैं। बेरोजगारी के प्रकार। क्लियर हो रहा है सभी को? सब लोग बताते चलिएगा बेरोजगारी के प्रकार, टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। बोलिएगा क्लियर हो रहा है सभी को? जल्दी से जल्दी ये बताते चलिएगा क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ठीक है, बताइएगा। टाइम ओवर हो गया है क्लास का, बहुत बढ़िया। ठीक है, तो पहला है खुली बेरोजगारी। खुली बेरोजगारी, ठीक है, या इसे बोला जाता है अनैच्छिक बेरोजगारी भी बोलते हैं। अनैच्छिक बेरोजगारी भी इसे बोलते हैं। खुली बेरोजगारी या अनैच्छिक बेरोजगारी भी इसे बोला जाता है। खुली बेरोजगारी या अनैच्छिक बेरोजगारी, ओपन एंड इनवॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट। अब खुली बेरोजगारी क्या है? खुली बेरोजगारी एकदम सिंपल चीज है, इसको बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं है ना। अब इसमें क्या है, पहले मैं लिख देता हूं ताकि लिखा भी होना चाहिए। बेरोजगारी की वह दशा जिसमें प्रचलित मजदूरी पर भी व्यक्ति को कार्य उपलब्ध नहीं हो रहा हो, उसे खुली बेरोजगारी बोलते हैं, उसे खुली बेरोजगारी कहते हैं। ठीक, उदाहरण से समझाता हूं, उदाहरण से भी समझिएगा, उदाहरण से समझाता हूं। जैसे मान लो रमेश है, जैसे मजदूरी चल रही है 250 रुपए, 250 रुपए मान लो पर डे की मजदूरी चल रही, प्रतिदिन की मजदूरी चल रही है। और इसमें मान लो इसमें भी तुम काम करने के लिए तैयार, तुम ये नहीं कह रहे हो कि हमें 400 रुपए दो, ठीक है, तुम ये भी कह रहे हो कि यार मुझे 250 रुपए ही मजदूरी आजकल चल रही, मुझे 250 ही चाहिए।
मुझे 400 नहीं चाहिए, लेकिन तुम्हें 250 रुपए वाले पर 250 रुपए पर डे वाला ही काम नहीं मिल रहा है, तो इसे क्या बोला जाएगा? खुली बेरोजगारी बोला जाएगा, है ना। 250 रुपए पर डे पर भी तुम्हें काम नहीं मिल रहा, यानी तुम ये नहीं उसे बता रहे हो कि हटो मैं काम नहीं करूंगा, मैं तो 400 रुपए वाला काम करूंगा, तुम मुझसे बिल्कुल हेकड़ नहीं दिखा रहे हो, करो प्रभु हमको 250 रुपए वाला ही काम दे दीजिए, वो भी कोई नहीं दे रहा है। ठीक है, बिल्कुल बेरोजगारी की वह दशा जिसमें प्रचलित मजदूरी पर, यही जो 250 रुपए चल रही है, पर भी व्यक्ति को कार्य उपलब्ध नहीं हो रहा है, तो उसे हम क्या बोलेंगे? खुली बेरोजगारी बोलेंगे। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। क्लियर हुआ? क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? जल्दी से बताओ। ठीक है, अब ये कहां पाई जाती है? ये गांव में पाई जाती है, गांव में, शहरी में मजदूरों में, शहरी मजदूरों में जो बेचारे गांव से भाग कर आते हैं, शहरी मजदूरों में जो गांव से भाग कर आते हैं कि शहर में नौकरी मिल जाएगी, लेकिन उस शहर में भी बेचारे उतनी मजदूरी पर काम नहीं कर पा रहे हैं। बेटा हाँ बेटा, बीएसएससी क्लास है। क्लियर हुआ बेटा? क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? जल्दी से बताइएगा। इसका क्वेश्चन ऐसे आएगा, मैं क्वेश्चन भी इसके सारे करवा दूंगा। सब लोग बोलो, सबको क्लियर होना चाहिए, कोई भी बच्चा रह नहीं जाना चाहिए, कोई भी बच्चा रह नहीं जाना चाहिए। ठीक है, सबको क्लियर होना चाहिए। ठीक है, बहुत बढ़िया। चलो अब दूसरा लिखो, अल्प बेरोजगारी। अल्प बेरोजगारी, यार ये अल्प बेरोजगारी क्या है? अल्प बेरोजगारी की बात करोगे तो इसे बोलते हैं अंडर एम्प्लॉयमेंट बोलते हैं। इसे क्या बोलते हैं? अंडर एम्प्लॉयमेंट बोलते हैं इंग्लिश में। अल्प बेरोजगारी का मतलब क्या है? अल्प बेरोजगारी का मतलब क्या है? ठीक है, जैसे अभी इसको समझाता हूं। जैसे कोई व्यक्ति लिखेगा, कोई व्यक्ति सामान्य कार्य से कम समय के लिए काम पाता है तो उसे अल्प बेरोजगारी बोलते हैं, अल्प बेरोजगारी कहते हैं। ठीक है, सामान्य काम से, जैसे तुम कहते थे ऑफलाइन होगा, ऑफलाइन होगा। ठीक है, अल्प बेरोजगारी। ठीक है, अब जैसे मान लो तुम चाहते हो, उदाहरण के लिए, जैसे तुम चाहते हो, उदाहरण के लिए तुम चाहते हो कि एक महीने में मुझे पूरे महीने काम मिले, पूरे महीने तुम चाहते हो मुझे काम मिले, पूरे महीने काम की तुलना में ठीक है, एक मात्र 4 से 5 दिन काम महीने में, 4 से 5 दिन महीने में काम मिलना, ये वो सिचुएशन होती है कि तुम चाहते हो कि यार मुझे 30 के 30 दिन काम मिल जाए, बट तुम्हें काम कितने दिन का मिला है? 4-5 दिन का। राइटिंग बहुत मस्त है, धन्यवाद, है ना। तुम्हें मात्र 4-5 दिन का काम मिल रहा है। नहीं बेटा, ये क्लास काफी दिन से चल रही है, एमसीक्यू भी करवाएंगे, इन एमसीक्यू भी करवाएंगे, पहले पढ़ा देने दीजिए। हाँ, इसे हिडन एम्प्लॉयमेंट नहीं बोलते, इसे छिपी बेरोजगारी नहीं बोलते, अभी आएगा। ठीक है, ठीक है, क्लियर है बेटा। मिक्स एमसीक्यू अभी बेटा पढ़ाने दो, पहले पढ़ा लेने दो, मैं एमसीक्यू भी सारे करवा दूंगा, परेशान न हो। हिस्ट्री में मैं पढ़ा दूं। क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है? बताओ जल्दी से। ये क्लास 10 बजे चलती है, शेड्यूल क्लास है। क्लियर है? क्लियर है? बोलो जल्दी से।
चलो लिख लिया है, आगे बढ़ जाऊं, लिख लिया है, आगे बढ़ जाऊं। चलो अब लिखेगा घर्षणात्मक बेरोजगारी। घर्षणात्मक बेरोजगारी, फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट, फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट, घर्षणात्मक बेरोजगारी। बेटा बैक कितनी देर तक करेंगे आप लोग, बोलो जल्दी से। फ्रिक्शनल एम्प्लॉयमेंट, ठीक है। अब देखो ये बहुत अच्छे से समझिएगा, ये वाला थोड़ा सा अच्छे से समझिएगा, ठीक है। अब देखिएगा, जैसे मान लो तुम हो, मान लो तुम्हारे पास एक जॉब है, जैसे मैं मान लो अड्डा 24/7 में पढ़ा रहा हूं, अड्डा 247 में पढ़ा रहा हूं, ठीक है। मान लो मैं अड्डा 24/7 में पढ़ा रहा हूं, यहां से स्विच करके यहां से मैं मान लो नौकरी छोड़ दूं, यहां से मैं नौकरी छोड़ दूं और मान लो किसी अदर कंपनी में जाऊं, अदर कंपनी में मैं चला जाऊं और उसके बीच में मान लो मैंने इस दिसंबर में नौकरी यहां छोड़ दी और मान लो मुझे पूरी जनवरी बेरोजगार रहना पड़ा, ठीक है। मान लो पूरी जनवरी 2024 मुझे बेरोजगार रहना पड़ा, 24 में मुझे बेरोजगार रहना पड़ा और मुझे फरवरी में काम मिला, मुझे फरवरी में किसी दूसरी एग्जीक्यूटिव कंपनी में काम मिल गया। तो ये जो पूरी जनवरी में बेरोजगार में रहा, इसे बोलते हैं घर्षणात्मक बेरोजगारी, इसे बोलते हैं घर्षणात्मक बेरोजगारी। हाँ जैसे अभी जितेंद्र सर ने लिया है ना, जैसे जीतू सर ने लिया, ठीक है। चलो तो क्लियर हो गया, क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? चलो अब इसको लिखेगा जब कोई व्यक्ति एक नौकरी को स्वेच्छा से छोड़कर, क्लियर हो रहा है, ये सबसे ज्यादा जरूरी, छोड़कर दूसरी नौकरी की तलाश करता है, तो जितने दिन वह दूसरी नौकरी पाने के लिए बेरोजगार रहता है, उसे घर्षणात्मक बेरोजगारी कहते हैं। उसे क्या बोलते हैं? घर्षणात्मक बेरोजगारी कहते हैं। बेटा पता नहीं, ठीक है, घर्षणात्मक बेरोजगारी कहते हैं। क्लियर हो गया? यानी कि तुम एक नौकरी पाना चाह रहे हो, दूसरी नौकरी पर गए। पता नहीं भैया, यहां पढ़ो, हमें नहीं पता, ठीक है। इतना क्लियर हो गया? बताओ सब लोग। पता नहीं बेटा, ये देखो, ये क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, ये बताओ जल्दी से। वेरी क्लियर, क्लियर, जल्दी से बताओ, जल्दी से बताओ, सब लोग बताओ, सब लोग बोला करो। किसी को भी अगर क्लियर नहीं तो बताया करे कि हमें क्लियर नहीं, ठीक है। चलो बहुत अच्छा। अब बात करते हैं चक्रीय बेरोजगारी की, सॉरी संरचनात्मक बेरोजगारी की। संरचनात्मक बेरोजगारी, संरचनात्मक बेरोजगारी, स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट, स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट, संरचनात्मक बेरोजगारी, ठीक है। क्या होती है संरचनात्मक बेरोजगारी?
ठीक है। संरचनात्मक बेरोजगारी क्या होती है? अब देखो संरचनात्मक जो है परिवर्तन क्या होते हैं समाज में, ठीक है, अभी करवाएंगे भैया, मेरे पढ़ा लेने दो। आई लाइक यू, आप बहुत अच्छा पढ़ाते हो, बहुत एक्टिव पढ़ाते हो, थैंक यू एवरीवन। देखो संरचनात्मक बेरोजगारी यार क्या होता है, जैसे मान लो अभी लोग क्या करते थे, जो लोग क्या करते थे परंपरागत काम करते थे, ठीक है, फावड़े से काम करते थे, जो है छोटे मोटे काम हाथ से करते थे, कुदाल से करते थे, लेकिन वही सारा काम जो है ना, वही सारा काम जो है कौन करने लग गया? क्या डाउट है बोलो? ठीक है, वही सारा काम कैसे होने लग गया? मशीनों से होने लग गया। अगर मशीनों से होने लग गया तो मजदूर क्या हो गया? जो है बेरोजगार हो गया। कंप्यूटर ने क्या स्थान ले लिया? मनुष्य का स्थान ले लिया। जो काम पहले मनुष्य हाथ से करता था, अब वो सारा काम कंप्यूटर से होने लग गया, है ना। तो ये जो चीज है ना, वो इसको दर्शाती है। ठीक है, तो लिखेगा मनुष्य के कार्य को मशीनों अथवा तकनीकी के द्वारा कम समय में पूरा कर लेना संरचनात्मक बेरोजगारी कहलाता है। अब आप लोग बताओ, जेसीबी जानते हो? जैसे मैं एक उदाहरण देना चाहूं जेसीबी का, तो आप लोग जेसीबी जानते हो? जेसीबी क्या होती है? जेसीबी जो खुदाई करती है। अब सोचो ये 1000 आदमी की खुदाई कर सकती नहीं कर सकती है? जेसीबी जानते हो कि नहीं जानते हो? हेलो हेलो हेलो, है ना। जेसीबी सोचो, जेसीबी सोचो कितना ज्यादा लोगों को, है ना, 1000 लोग खुदाई कर सकते हैं एक दिन में, और उतना अगर एक मशीन जितना काम कर सकती है उतना कितने सारे मनुष्य नहीं कर सकते। तो वही सारा एग्जांपल है, वही एग्जांपल यहां पर आपको यहां लिख लेना चाहिए। अब बात करते हैं अपनी दुखती नब्ज पर, शिक्षित बेरोजगारी की बात करते हैं। ये लिख लिया है, ये लिख लिया है। बेटा ये लिख लिया है। चलो क्लियर है, क्लियर है, सबको क्लियर है? लिख लो फटाफट। चलो तो अब बात करते हैं शिक्षित बेरोजगारी की। शिक्षित बेरोजगारी आप लोगों के दुखती नब्ज पर, एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट, एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट, शिक्षित बेरोजगारी, याद रखिएगा शिक्षित बेरोजगारी, है ना। क्या नो क्या लिख रहे हो नो भैया? क्या हुआ आनंद सौरभ बाबू, क्या हुआ? कल वाला पीडीएफ पिन है, कल वाला पीडीएफ पिन है। क्या नहीं समझ में आया बेटा? आपको वही जो है मशीन आपकी जगह काम करने लग जाए तो आप बेरोजगार हो जाओगे, बस सिंपल है। क्या डाउट है सैफ? पीडीएफ यही बगल में ही अपलोड रहता है, ठीक है। शिक्षित बेरोजगारी, पढ़े लिखे लोगों को काम ना मिल पाना शिक्षित बेरोजगारी कहलाता है ना। पढ़े लिखे लोगों को काम ना मिल पाना क्या कहलाता है?
हाँ, हर दिन का पीडीएफ अपलोड है। पढ़े लिखे लोगों को काम ना मिल पाना क्या कहलाता है? शिक्षित बेरोजगारी कहलाता है ना? सिंपल बात है। उदाहरण के लिए लिखिए, भारत में सर्वाधिक बेरोजगारी यहीं पर है। ठीक, भारत में सबसे ज्यादा बेरोजगारी यहीं पर है। बेरोजगारी बहुत ज्यादा, बिहार नंबर 1 पर है। बेरोजगारी के मामले में बिहार नंबर 1 पर है। अब बात करते हैं अदृश्य या प्रच्छन्न बेरोजगारी की। क्लियर है? चलो, इतना क्लियर है? बोलो जल्दी से, जल्दी से बोलिएगा, सब लोगों को क्लियर होना चाहिए। ओके ओके ओके, बहुत अच्छा। चलो, अब बात करते हैं प्रच्छन्न या अदृश्य बेरोजगारी। प्रच्छन्न या अदृश्य बेरोजगारी। हिडन अनएम्प्लॉयमेंट। अब भैया ये हिडन एम्प्लॉयमेंट क्या होती है ना? अब देखो, हिडन एम्प्लॉयमेंट होती है, इसको समझिएगा। जैसे क्या होता है, एक मजेदार बात बताते हैं। देखो, अब एक मजेदार बात बताते हैं, है ना? अब देखो, ऐसा है कि जैसे तुम्हारे घर में कोई शादी करने के लिए आए किसी की, तो लोग बोलते हैं, किसान क्या क्या बोलते हैं, बेटा क्या करता है? कहेंगे खेती करता है। ठीक, तो एक जॉब बता दिया, कल भी क्लास होगा, ठीक है? तो लोग क्या बोलेंगे, क्या करता है? जॉब करने, कहेंगे खेती करता है। पता लगा खेती कितनी है? 5 बीघा। लड़के कितने? 5। और अपना, उसके बाप अलग है, उसकी मदर अलग है, तो पता 3-4 बीघा खेती और 5-6 लोग लगे हुए हैं। काम आदमी के 2 की थी, लगे हुए 7। तो क्या करते हैं, खेती की आड़ में क्या बोलेंगे, क्या करता है लड़का? खेती करता है। तो लोग छुपा देंगे। ठीक है, ये ठीक है? क्लियर है? क्लियर है? तो यही होता है प्रच्छन्न बेरोजगारी। ठीक है, अब जैसे इसमें क्या होता है, उत्पादकता शून्य होती है। लिखेगा, इस प्रकार की बेरोजगारी कृषि यानी एग्रीकल्चर में देखने को मिलती है, जिसमें परिवार के सभी सदस्य जुड़े रहते हैं, परंतु उसका लाभ तुलनात्मक रूप से कम रहता है। उसका लाभ तुलनात्मक रूप से कम रहता है। है ना? नहीं क्लियर है? तो देखो, ऐसा है प्रच्छन्न बेरोजगारी मतलब छिपी हुई बेरोजगारी। सुनो मेरी बात, आप ध्यान से सुन लो एक बार, जिनको क्लियर नहीं है। आप बहुत अच्छा पढ़ाते हैं सर, आपको पढ़ाने से क्या होता है? बिम्पी कुमारी क्या करें, बिम्पी क्या हो गया, याद हो जाता है। चलो, थैंक यू थैंक यू। अब देखो, जैसे क्या है, जैसे तुम्हारे घर में 5 लोग लगे हैं, मेरे घर में मान लो, अपने घर का एग्जांपल दूं, 5 लोग लगे हैं मेरे घर में। खेती मान लो मेरे पास 1 बीघा है, लेकिन मेरे 5 लोग लगे हुए हैं, तो पांचों लोग बोलेंगे क्या करते हो? जैसे कोई पूछेगा क्या करते हो, तो कहेंगे खेती करी थे। बोलेंगे क्या करते हो? खेती करते हैं। खेती मैं ही पढ़ाऊं? अरे यार, मैं क्या क्या पढ़ाऊंगा?
है ना। तो ये सीमांत उत्पादकता क्या होता है? सीमांत उत्पादकता का मतलब होता है, सीमांत उत्पादकता का मतलब होता है जितना उत्पादन करना चाहिए उतना नहीं। अब ऐसे समझो, सीमांत उत्पादकता का मतलब होता है कि जैसे मान लो 1 बीघे में उत्पादन हो सकता है, मान लो 5 क्विंटल उत्पादन हो सकता है, तो चाहे 50 लोग लग जाओ चाहे 1000 लोग लग जाओ, उत्पादन तो 5 क्विंटल होगा ना, है ना। उत्पादन तो 5 ही होगा ना। पीडीएफ खुलता है भाई। हाँ कल भी क्लास चलेगा। आज का देखो भैया, वर्तमान में जियो। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? जल्दी से बताओ, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? हाँ, लोग ज्यादा प्रॉफिट कम। बेटा हर दिन खुलता है। हाँ लास्ट में बात कर लूंगा, लास्ट में बात कर लूंगा, ठीक है। अब बात करते हैं मौसमी बेरोजगारी की। अब बात करते हैं मौसमी बेरोजगारी की। सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट, मौसमी बेरोजगारी, सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट, कि यार ये मौसमी बेरोजगारी क्या होती है, मौसमी बेरोजगारी क्या होती है, इसकी बात करेंगे। आज 10 बजे वाली क्लास नहीं है, सैटरडे संडे छुट्टी रहती है, पता ही आपको। तो मौसमी बेरोजगारी की बात करते हैं। यार ये मौसमी बेरोजगारी क्या होती है ना। मौसमी बेरोजगारी का मतलब होता है, समझिएगा, पहले पहले समझना फिर लिखेगा, है ना। देखो एक चीज समझिएगा कि देखो मौसमी बेरोजगारी का मतलब है कि जैसे किसान है, किसान ने मान लो धान बो दिए, ठीक। अब वो मजदूर को बुला रहा है कि हमारे खेत में निराने आ जाओ, हमारे खेत में गुड़ाई करने आ जाओ। उसने तो एक मजदूर आया, 10-15 दिन काम किया, काम खत्म हो गया, बस उससे बोलेंगे अब कल से मत आना, है ना। फिर धान जो है गेहूं बोया, गेहूं में ऐसे बताया, गन्ना बोया, गन्ने में ऐसे बुलाया। तो जब काम है तब बुला लिया, उसके बाद वो बेचारा अपने घर में ऐसे बैठा हुआ है ना। ये वाली चीज जो है प्रॉब्लम बहुत ज्यादा होती है, ये वाली जो प्रॉब्लम है बहुत ज्यादा होती है किसान, एक मजदूर के सामने। इसीलिए इसको बोलते हैं मौसमी बेरोजगारी, ठीक है, इसे बोलते हैं मौसमी बेरोजगारी। लिखिएगा, श्रमिकों को मौसम के अनुसार काम मिलता है, श्रमिकों को मौसम के अनुसार काम मिलता है, ठीक है। जैसे फसल बुआई के समय, फसल कटाई के समय, ठीक है। अब मौसमी बेरोजगारी का यह आलम है कि एक साल में कम से कम 7 से 8 महीने, 7 से 8 माह व्यक्ति बेरोजगार रहता है, व्यक्ति बेरोजगार रहता है, अनएम्प्लॉयड रहता है। 7 से 8 माह व्यक्ति क्या रहता है? बेरोजगार रहता है। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? हाँ, तो मौसमी बेरोजगारी को समझिएगा, मौसम के अनुसार काम मिलना। जैसे फसल की बुआई हुई तो फिर व्यक्ति को काम मिल गया, फसल की जो है, यानी कि जब फसल बोनी तो धान लगाने लोग आते कि नहीं आते हैं, तो क्या उस महिला को परमानेंट नौकरी पर रख लेता है क्या? किसान नहीं रखता है ना, रखता है क्या? नहीं रखता है ना। और उसके बाद जब फसल की कटाई होती है तो कटाई के समय बुलाता है, उसके बाद उसका भी काम खत्म हो जाता है, तो उसको हमेशा काम नहीं मिलता, हमेशा उसको काम नहीं मिलता। हाँ वही पेपर में पढ़ा रहे हैं जसवंत बाबू, वही पेपर में पढ़ा रहे हैं। ठीक है, क्लियर हुआ? वाईटी पर मेरी क्लास इस पे नहीं होती है,
हो गया क्लियर? सब लोग बोलो, सब लोग बोलो, क्लियर हुआ? चलो, तो अब हम लोग बात करेंगे, लॉरेंज वक्र का नाम सुना है? लॉरेंज वक्र, ठीक है, लॉरेंज वक्र और गिनी गुणांक ऐसे समझिएगा, ठीक है, ए बी सी, लॉरेंज वक्र और गिनी गुणांक। अब इसको एक ऐसे ऐसे बनाइएगा, ठीक है, ये है सामान्य स्थिति, ये क्या है? सामान्य स्थिति, सामान्य दशा, है ना। और ये है, मतलब एक ए मैं बताना चाहता हूं, ऐसे करके रेखा, ये रेखा मतलब एक सामान्य स्थिति है, ठीक है। और जैसे जैसे ये बढ़ती चली जाएगी, अगर ये इधर की तरफ बढ़ती चली जा रही है तो इसका मतलब होगा लगातार, अगर मान लो ऐसे से बढ़ती चली जा रही है तो इसका मतलब होगा कि बेरोजगारी तेजी के साथ बढ़ रही है। बेरोजगारी क्या है? बढ़ रही है, ठीक है। याद रखेगा क्या होगा? बेरोजगारी बढ़ रही है। तो जब भी कभी प्रश्न आ जाए पहले तो ये याद रखेगा, हाँ बना लो आप लोग, ठीक है। अगर ये इधर की तरफ बढ़ती चली जाए तो इसका मतलब होता है कि बेरोजगारी बढ़ रही है, ठीक है। इधर की तरफ अगर बढ़े तो इसका मतलब होता है बेरोजगारी बढ़ रही है, ठीक है। लेकिन अगर ये इधर की तरफ बढ़े और इसके लेवल पर आ जाए, यहां के लेवल पर आ जाए, यहां के लेवल पर आ जाए, तो इसका मतलब क्या होता है कि जैसे बेरोजगारी घट रही है। यहां के लेवल पर आ जाए तो इसका क्या मतलब होता है? बेरोजगारी घट रही है, ठीक है। तो लॉरेंज वक्र का संबंध किससे है? बेरोजगारी का अनुमान लगाने से। आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा कि लॉरेंज वक्र का संबंध किससे है, तो आपका जवाब होगा बेरोजगारी और गरीबी से, बेरोजगारी और गरीबी मापने से, ठीक है। क्लियर हो गया? हाँ, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? जैसे मान लो इधर की तरफ ये लाइन बढ़ती चली गई, इधर की तरफ ये लाइन बढ़ती चली गई, यह है सामान्य रेखा, यानी अगर यहां पर दो सब चीजें हैं तो समझ लो सब बेहतर है। लेकिन क्या हुआ, अगर इधर की तरफ बढ़ती चली गई रेखा, ये जैसे जैसे मैंने बढ़ाया, तो समझ लो खराब स्थिति है। और अगर इधर की तरफ ये दोनों चीजें बराबर रही, दो रेखाएं ये बराबर पर रही, तो समझ लो क्या है? अच्छी स्थिति है, ठीक है। क्लियर हुआ? नहीं, आप क्लियर हुआ बोलो। नहीं 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 नहीं, शोभा सुनो, दोबारा सुनो, दोबारा सुनो, दोबारा ध्यान से समझो। मैं दूसरा फ्लो चार्ट बनाता हूं, ठीक है। दूसरा फ्लो चार्ट बना के आपको बता देता हूं, ऐसे समझिए। ये क्या है? ये ऐसे समझिएगा, एबीसी ऐसे है, ये कुछ नहीं है, समझ लो, ठीक है। एक लॉरेंज थे, उन्होंने एक पैमाना दिया, उन्होंने ऐसे एक चार्ट बनाया, उन्होंने बोला यार कि ये किस सामान, ये जो वक्र बनाए, जो मैंने रेखा खींची है, ये रेखा कैसी है? ये रेखा, इसको बोला उन्होंने कि अगर ये, इसको बोला, आप ऐसे समझिए, इसको समझिए संसाधन, ठीक। और अगर बोला अगर संसाधन है और उनको प्राप्त करने वाले लोग भी इसी बराबर में है, इसी बराबर में है, इसी बराबरी में है, तो यानी कि स्थिति कैसी है? अच्छी स्थिति है। कैसी स्थिति है? अच्छी स्थिति है। लेकिन अगर कहीं गलती से भी ये रेखा इसके बीच में यहां ऐसे से दूरी बढ़ने लग जाए, 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 तो इसका मतलब होगा कि कहीं ना कहीं बेरोजगारी व गरीबी बढ़ रही है, ठीक है। अब क्लियर हुआ भैया? चलो अब आगे बढ़ते हैं। अब लास्ट देखते हैं, औद्योगिक बेरोजगारी। लास्ट है आज का औद्योगिक बेरोजगारी। काफी डिटेल में मैंने पढ़ा दिया, आशा करूंगा सब समझ में आया होगा। औद्योगिक बेरोजगारी, इंडस्ट्रियल अनएम्प्लॉयमेंट,
इंडस्ट्रियल अनएम्प्लॉयमेंट, औद्योगिक बेरोजगारी क्या होती है? ठीक है, अब देखो इंडस्ट्री में कौन काम करता है, लिखेगा ऐसे ऐसे कर्मचारी जो किसी काम में या तो दक्ष हैं यानी स्किल्ड हैं, अथवा मजदूर हैं, उन्हें जब नौकरी से निकाल दिया जाता है और दूसरी नौकरी समय पर नहीं मिल पाती तो उसे औद्योगिक बेरोजगारी कहते हैं। भाई अगर इसको इसका उदाहरण दे दूं आपको, इसका एक उदाहरण दे दूं, एग्जाम्पल के लिए लिखिए, एग्जाम्पल के लिए लिखिए कि जैसे एग्जाम्पल आपको क्या बताऊं, जैसे मान लो एक मान लो है इंजीनियर है, एक क्या है इंजीनियर, वो क्या कर रहा है, कंपनी में काम कर रहा था, अब कंपनी से निकाल दिया गया। ठीक, दूसरा एक सफाई कर्मी भी काम कर रहा था कंपनी में, लेकिन क्या कर दिया गया, निकाल दिया गया। तो जब तक वो दूसरी नौकरी ढूंढेंगे बेचारे, तब तक वो क्या है, बेरोजगार है। ठीक है, जब तक वो दूसरी नौकरी ढूंढेंगे तब तक क्या है, वो बेरोजगार है। कंपनी को तो जब तक काम होता तब तक रखती, उसके बाद चलता करती है, उसके बाद तो लात मार के बाहर निकालती है ना। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, जल्दी से बताओ। वो नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा, ठीक है। क्लियर है बेटा, डन है। चलो, तो आपको ये पूरे तरीके से अनएम्प्लॉयमेंट आपको क्लियर हो गया है, ठीक है। चलो, क्लियर नहीं हुआ? क्लियर किसका नहीं हुआ भाई? क्लियर सबका तो क्लियर है, सब लोग बताते चलो। चलो ओके, आप सभी से निवेदन है कि आप सभी लोग रेटिंग जरूर अच्छी कर दीजिएगा। सभी को क्लास पसंद आई है तो रेटिंग जरूर अच्छी कीजिएगा। आप सभी से निवेदन है कि सब लोग रेटिंग जरूर अच्छी कीजिएगा। क्वेश्चन भी करवाएंगे ना लास्ट में, ठीक है, पहले पढ़ा लें दीजिए। रेटिंग जरूर अच्छी कीजिएगा, आप सभी से निवेदन है, सभी से, ठीक है। चलो, थैंक यू। सबका देखता हूं, ओके, बाय बाय।